नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हम करने वाले हैं। 2 साल रूस यूक्रेन युद्ध को हो चुके हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन रूस की जनता के सामने आए और कहा कि यूरोप के देश रूस को खत्म करना चाहते हैं। उसको लेकर हम सवाल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ समझने की यह भी कोशिश करेंगे कि पुतिन ने साथ साथ में यह भी कहा कि कई पश्चिमी देश जो हैं वो रूस के साथ यूक्रेन को भी खत्म करना चाहते हैं। तो क्या संदेश पुतिन की तरफ से दिया गया है? और जिस प्रकार से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो नेटो की सेना या फ्रांस की सेना यूक्रेन की मदद के लिए जमीन पर उतर सकती है, तो क्या इस युद्ध का विस्तार होने वाला है? लेकिन साथ ही में बात रूस और चीन के रिश्तों को लेकर भी करेंगे, क्योंकि रूस के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं जो ये बता रहे हैं कि रूस चीन पर भरोसा नहीं करता है। बेशक इस वक्त दोनों अच्छे दोस्त हों, संबंध बहुत मजबूत हो, सेना एक्सरसाइज साथ में कर रही हो, लेकिन चीन के लिए रूस के न्यूक्लियर हथियार भी तैयार रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों रूस चीन पे भरोसा नहीं करता और ऐसा क्या कारण है? और कौन सा वो जमीन का टुकड़ा है रूस का जिसके ऊपर ड्रैगन की नजर है? उसको समझेंगे डिटेल से, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक और अहम मुद्दा जिस पे आज हमने बात करनी है वो भारत से जुड़ा हुआ है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाले हैं। आप कहेंगे कि इसमें खास क्या है? इसमें खास यह है कि इससे पहले वो अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं और वो अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन वो जापान की यात्रा नहीं करते, वो हिंदुस्तान की यात्रा नहीं करते। क्या चीन क्वेड में सेंध लगाना चाहता है? इसके पीछे का मकसद क्या है? इसको भी आगे डिकोड किया जाएगा, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बाइडेन को चेतावनी। कुछ देश यूक्रेन रूस को बर्बाद करना चाहते हैं। पुतिन बोले, हम रूस की आजादी की लड़ाई लड़ रहे। पुतिन का कहना है, कोई हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकता। पुतिन का बड़ा ऐलान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बाइडेन को चेतावनी। कुछ देश यूक्रेन रूस को बर्बाद करना चाहते हैं। पुतिन ने कहा, हम रूस की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकता, यह पुतिन ने कहा है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ पुतिन के संबोधन की खास बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। उसके बाद क्या कुछ पुतिन ने कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत अहम पॉइंट है। तो पुतिन के संबोधन की कुछ खास बातें जिस पे उन्होंने बहुत फोकस किया। पहले तो आपको बता दूं कि रूस में 15 से 17 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव हैं। पुतिन का आखिरी आधिकारिक ये भाषण था। यूक्रेन पश्चिम के टुकड़ों पर जी रहा है, पश्चिमी देशों के टुकड़ों पर यूक्रेन जी रहा है, यह पुतिन ने कहा। रूस अपना मकसद पूरा करेगा तभी जंग खत्म होगी। यूरोपीय देश अपनी संप्रभुता खो चुके हैं। यूरोप को अपने इशारों पे चला रहा है अमेरिका, यह बहुत अहम पॉइंट है। जंग के मैदान में रूस को हराना नामुमकिन है। रूस यूक्रेन को बर्बाद करना चाहता है पश्चिम। यह बहुत अहम पॉइंट है जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा है और इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन पहले पुतिन ने क्या कुछ कहा, चाहूंगा कि आप एक बार सुन लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रूस अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। अमेरिका देश में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। वो देश में विभाजन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है। लेकिन एकता के जरिए हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एकता से ही हमने कोरोना और आतंकवाद का मुकाबला किया है और अब यूरोप का भी, पश्चिमी देशों का भी मुकाबला हम करेंगे। तो 2 साल हो चुके हैं
और इस बीच कई अहम अपडेट हो रही हैं। अमेरिका यूक्रेन को फंडिंग नहीं कर रहा है। फ्रांस कहता है कि हम मदद के लिए तैयार हैं, जरूरत पड़ी तो सेना भी उतारेंगे, लेकिन समझना होगा। और यही समझाने के लिए तीन खास मेहमान चर्चा में आज हमारे साथ हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश। कर्नल एसएस पठानिया सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया। जय हिंद आपको भी, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। पंकज श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। जय हिंद आपको भी, शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल राजन कोचर सर आपके साथ करूंगा। व्लादिमीर पुतिन का इस संबोधन, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव हैं अभी तो लाजमी है, लेकिन इसके अंदर जो एक दो पॉइंट थे वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थे। अगर व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि यूरोप के देश या पश्चिमी देश जो हैं वो रूस और यूक्रेन को बर्बाद करना चाहते हैं, और जो पश्चिमी देश हैं वो सिर्फ अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं, इसे किस प्रकार से देखते हैं सर आप? क्या खेल खेलने वाले हैं पुतिन? राजेश जी, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है, और ये इस टाइम पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक तो रशिया के इलेक्शंस आने वाले हैं, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे, तीसरा कुछ महीनों से इलेक्शन की वजह से जो हथियार और एमुनिशन यूक्रेन को मिलना चाहिए था उसमें कटौती हुई है, और अवदिका जैसा एक शहर जो एक नोडल पॉइंट है इस युद्ध के लिए, वो यूक्रेन हार चुका है। तो पुतिन ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म चुना है अपनी इलेक्शन स्पीच के लिए, बताने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं वो आज रशिया को कमजोर करने में लगे हुए हैं, और साथ साथ यूक्रेन को भी जोड़ दिया है। अब यूक्रेन और रशिया के बीच में तो लड़ाई हो रही है, तो अभी इसका क्या मकसद हुआ? ये मकसद हुआ कि जो उनकी जो इलेक्टोरेट है उसमें जो उसकी जो एथनिसिटी है उसमें यूक्रेन के लोगों की एथनिसिटी और रशिया के लोगों की एथनिसिटी सेम है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सोवियत यूनियन को ब्रेक किया था तो इसको रशियन ओरिजिन के लोग भी यूक्रेन में बस गए थे, और बॉर्डर एरिया जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें आप देखते हैं कि एक रिश्तेदार यहां रहता है तो दूसरा वहां रहता है, और वैसे ही यूक्रेन और रशिया का हाल है। तो इसीलिए ये इस इलेक्टोरेट को आपकी जो भी आप यूक्रेन ओरिजिन के लोग रहते हैं या रशिया ओरिजिन के लोग इस तरफ उस तरफ रहते हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करने के लिए ये स्पीच है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक चीज बहुत सामने आ गई है कि इस लड़ाई में हम बोल सकते हैं कि इसमें किसी की जीत नहीं हुई है, बट अल्टीमेटली हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस लड़ाई में रशिया की जीत हुई है। और वो आप देख सकते हैं कि जितने भी एरियाज आज रशिया ने 18% यूक्रेन को कैप्चर कर लिया है, और जितना भी आपका डॉनबास का एरिया है जो एक लैंड ब्रिज क्रिमिया तक उनका जो एक मिलिट्री एम था उसको मजबूत करने के लिए रशिया ने अवदिका के ऊपर कैप्चर किया है, और एक बहुत ही बेहतरीन मिलिट्री का ये एक मैनूवर था जिसको हम टनल वॉरफेयर बोलते हैं। ये एक टनल एक्चुअली बनाया गया और उसके थ्रू ये अटैक अवदिका पे किया गया, तो ये बेहतरीन तरीके का वॉरफेयर था। तो इसीलिए आज रशिया एक स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ चुका है, और इसीलिए पुतिन ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे।
ठीक है सर, मैं फिर ठीक है, मैं फिर आता हूं सर आपके पास एक बार। लेकिन कर्नल एसएस पठानिया, जिस प्रकार से उन्होंने सीधे तौर पर पश्चिम का भी जिक्र किया, वो कहते हैं कि जो पश्चिम के देश हैं, यूरोपियन देश हैं या कहें नेटो के जो देश हैं, उन्हें अमेरिका चला रहा है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा जिस प्रकार से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों कहते हैं कि हम सेना भेजने के लिए तैयार हैं, जर्मनी, फिनलैंड और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो पीछे हाथ खींच लेते हैं, अमेरिका भी पीछे हाथ खींच लेता है। तो क्या ये मान के चलें कि नेटो के अंदर भी एक बिखराव है, टूट है और पुतिन एक सेंध लगाने की अब कोशिश में है? क्या मैं ऐसे चीजों को समझ सकता हूं या देख सकता हूं? देखिए राजेश जी, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। अभी आप फ्रांस की बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा पीछे वाले पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं, यूएस से लेड नेटो का एम क्या था। बेसिकली आप ये बोलिए कि यूएसए का एम क्या था। वो देख रहे थे कि रशिया जो है, एक जब से यूएसएसआर टूटा तो रशिया ने उभरना शुरू किया था, और उनको जो है उन्होंने यूक्रेन को झांसे में लेके कि हम आपको नेटो में मिला देंगे, वो लड़ाई शुरू की, उनको उकसाया। जहां तक रशिया का सवाल है, उनका एम था कि उन्होंने अपने एरिया को, जो डोमास्क रीजन है या क्रीमिया में वो पहले से बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने आप को एक स्ट्रेटेजिकल डिफेंस जो है देना था। वो तभी पॉसिबल था कि अगर डोमास्क रीजन उनके पास आ जाता। पिछले 2 साल से जो कुछ हुआ है उसमें रशिया ने ये देख लिया है कि जहां तक अमेरिका और उनके जो नेटो कंट्रीज हैं उनमें वो धार नहीं है। और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो समझते हैं कि हमारी सिचुएशन खुद खराब हो रही है, तो वो परमाणु बम की धमकी देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ये जो पुतिन ने पास्ट में किया है। अभी यूएसए की जो विडंबना है वो ये है कि वो उनके जो डोमेस्टिक लोग हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बाद जो वहां पे हमास और इजराइल के बीच में चल रहा है उसमें भी लोग खिलाफ हैं। फंडिंग जो ऐसे आपने पहले बताया यूएसए ने बंद कर दी है। आस्ते आस्ते नेटो कंट्रीज जो है उसको भी खींचेगी। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अभी ये रशिया की जो स्ट्रेटेजी है वो यूक्रेन को फटीग आउट कर रहा है, उसको थका रहा है, और वो अपनी पूरी क्षमता यूज नहीं कर रहा है। और आस्ते आस्ते वो उस रीजन के ऊपर कंसोलिडेट कर लेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये यूएसए और नेटो कंट्री जो है, अभी जो बात कर रहे हैं फ्रांस की हम सेना भी भेज सकते, तो 2 साल में भेजी क्यों नहीं? आपने सिर्फ उनको हथियार दिए और पैसा दिया है, और वो कितनी देर चलेगा जी। और हथियार देने से जब तक आप बूट जमीन पे नहीं उतारते हैं, तो अभी 2 साल के पीरियड के बाद नेटो और यूएसए भी थक चुका है। बिडेन के अंदर उसका जो इलेक्शन का रेटिंग है वो गिर चुकी है। और जहां तक पुतिन का सवाल है, वो पूरी तरह से सक्षम है कि उनका जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें दोबारा वो प्रेसिडेंट आएंगे। कर्नल एसएस पठानिया, मुझे लगता है कि हम तस्वीर के कर्नल एसएस पठानिया, मुझे लगता है हम तस्वीर का सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं। मुझे लगता है कि दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। 4 गुना बड़ी सेना रूस के पास थी। 2 साल की जंग के बाद वो यूक्रेन को नहीं जीत पाया। हालात ये हो गए कि उसे गोरखाओं की भर्ती करनी पड़ रही है, इंडियन ले जाना पड़ रहे हैं। हालात ये हो गए अफ्रीका से उसे बुलाने पड़ रहे हैं, वैगनर आर्मी का इस्तेमाल उसे करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए कि उसे ईरान से ड्रोन मंगाने पड़ रहे हैं। हालात ये हो गए कि उसे नॉर्थ कोरिया से अपनी तोहफों के लिए गोले मंगवाने पड़ रहे हैं। सच्चाई तो ये भी है कि यूरोप ने भी तो ये देख लिया कि जो रूस कहता था कि मैं नेटो से टक्कर ले सकता हूं, नेटो ने कदम नहीं रखे, लेकिन उससे पहले ही उसका हथियारों का खजाना भंडार खाली हो रहा है। एक हकीकत तो ये भी है ना कर्नल पठानिया। देखिए राजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके 2 पहलू हैं। पहलू ये है कि आपने जो सारी बातें बताई, चाइना के साथ, उससे चाइना से भी सामान मिल रहा है। सवाल ये कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है इस वॉरफेयर में, क्या वो स्ट्रेटेजी है कि वो डिसाइसिव वॉर के लिए जाना चाहते हैं? क्योंकि जब पहले ये शुरू हुआ था तो सबने ये सोचा था कि ये 15 दिन की लड़ाई है। अभी अगर उनकी स्ट्रेटेजी ये है, अपनी लिमिटेशन को देखते हुए, उनके ऊपर जो सैंक्शन लगी हुई है उसके जो इफेक्ट देखते हैं, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में या तो कहीं ना कहीं शिफ्ट किया है कि अगर हम डिसाइसिवली विक्ट्री नहीं हासिल कर सकते हैं तो इनको थका देते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं कि ये जो नेटो कंट्रीज हैं वो किस हद तक जाती हैं। वो सारी चीजें टाइम के साथ खुल के सामने आ रही हैं। अभी सवाल ये है कि ये अपनी शक्ति को पूरा, अभी आप ये भी देखें कि उन्होंने अपनी
जो भरपूर शक्ति है उसके अंदर झोंकी नहीं है। उसकी कुछ भी वजह हो सकती है, उनको उनकी देश के अंदर भी आक्रोश है, कुछ लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतिन को ये भी देखना है। दूसरा, अगर हम बात करें कि वेयर विद ऑल जो है फोर्सेस की एम्यूनिशन, रिप्लेनिशमेंट, स्टॉक जो है, वॉर वेस्टेज रेट, तो ये सारी चीजें हमें पूरी तरह से मालूम नहीं है। हम वही देखते हैं जो हमें दिख रहा है। अगर वो इसको लंबा खींचना चाहते हैं तो दे कैन डू इट। रशिया हारेगा नहीं, वो अपनी जो स्ट्रेटेजी लेके चला था, लेकिन सर जो देखिए जो चीजें आई हैं, जो तस्वीरें आई हैं, मैं उसके आधार पर अगर बात करूं तो एक न्यूक्लियर हथियारों को छोड़कर मुझे लगता है कि रूस ने अपनी हर ताकत इस्तेमाल की है। हाइपरसोनिक मिसाइलों तक का इस्तेमाल रूस ने कर लिया है, एक न्यूक्लियर हथियार ही तो उसने छोड़े हैं। चलिए मैं आऊंगा फिर आपके पास। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक और पॉइंट जो समझना जरूरी है, क्या वाकई में नेटो के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है कि एक देश कहता है कि हम सेना उतार देंगे अगर जरूरत पड़ी, तो दूसरा जर्मनी के चांसलर कहते हैं कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं है। अमेरिका का बयान अलग होता है, स्वीडन कुछ और कहता है। पंकज जी। जी राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि नाटो के अंदर एकमत नहीं है, सारे लोग एकमत नहीं है रूस के खिलाफ जंग लड़ने को लेकर के। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, अमेरिका अब जो चाल चल रहा है वो ये है कि अमेरिका ने सीरिया, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान में सीधी जंग लड़ के अपना नुकसान करा लिया है। और जो पिछले 10 साल में वो ओसामा बिन लादेन को ढूंढता रहा, सीरिया और इन सब देशों में बिजी रहा, इस बीच में चीन ने चुपके से अपनी जो सैन्य शक्ति है उसे दक्षिणी चीन सागर में बढ़ा लिया। और आज ये हालत हो गई है कि दुनिया की संख्या के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी जो नेवी है वो चीन के पास है। उसके पास 79 सबमरीन्स है। तो अमेरिका यहां पर भुगत चुका है, इसलिए अब वो ये चाह रहा है कि अगर मैं रशिया के ऊपर हमला करना चाहूं तो इसमें नाटो देश मेरा साथ दे, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्वीडन है, बाकी सारे देश भी हैं। तो वो एक तरफ खर्चा बांटना चाह रहा है, दूसरा अपनी सारी मिलिट्री को झोंक नहीं देना चाहता है, और मिलिट्री आर्सेनल पावर को झोंक नहीं देना चाहता है रूस यूक्रेन युद्ध में। और आपको मालूम होगा कि देखिए, इस यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका जो है पूरी दुनिया का सरगना बनना चाहता है, ठीक है। और 50-60 साल, हम सब जानते हैं, 50-60 साल की जो मेहनत थी उसके बाद सीआईए ने रूस को तोड़ दिया। और चाहे वो आप देखिए एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, बेलारूस से लेकर के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूरा इन्हें 15 प्रिंसिपैलिटीज रूस की जो है अलग कर दी। रूस के मुहाने पर एकदम नाटो पहुंचना चाह रहा है, ठीक है। रूस के कई और फ्रंट खोल दिया अमेरिका ने, लेकिन अब अमेरिका जो है चाह रहा है कि बाकी यूरोपियन देश भी उसका साथ दे, जो नाटो के देश हैं, सहयोगी देश, वो भी अमेरिका का साथ दें, पैसे के आधार पर और सैन्य शक्ति के आधार पर, असलहों के आधार पर। और यहां रूस जो है एकदम अकेला पड़ गया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय रूस जो है नेक टू नेक था अमेरिका के, चाहे वो आप न्यूक्लियर पावर की बात करें या फिर कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात करें। इस समय रूस अकेला जरूर पड़ा हुआ है, लेकिन रूस किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि नाटो की जो शक्तियां है, नाटो शक्ति है, वो यूक्रेन पे आए। यूक्रेन में आने का मतलब यह है कि रूस के लिए उसका दरवाजा खुल जाएगा, और रूस जो है इधर चीन से घिर जाएगा, और दक्षिण और पूर्व में चीन से घिरा है, और पश्चिम में अमेरिका से घिर जाएगा। अमेरिका की यही चाल है, रूस को पूरी तरह घेर के खत्म कर देना। लेकिन यहां पर रूस भी जो है, जिस तरह से अभी हमारे बाकी साथियों ने बताया कि किस तरह से युद्ध लंबा खींचता जा रहा है, रूस भी अपने सारे हथियारों को एक साथ नहीं इस्तेमाल कर देना चाहता है। वो भी अपने हथियारों को, उसके पास जो मेन जखीरा बचा है उसे बचा करके रख रहा है वो, और बाकी देशों से अपने हथियार मंगा करके अमेरिका से एक सिस्टमेटिक वॉर लड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका भी पूरी तरह से यूक्रेन से होते हुए रूस में नहीं घुस रहा है। तो यहां पर, और अमेरिका इस समय ये भी देख रहा है कि जितना ज्यादा ये युद्ध खींचेगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में आर्म्स लॉबी जो है बहुत स्ट्रांग है, वो वहां पर सरकारें बदलने तक की क्षमता रखती है। ऐसी हालत में अमेरिका युद्ध को ज्यादा लंबा खींचना चाहेगा, जिससे कि उसकी आर्म्स लॉबी चलती रहे, हथियार बने, हथियार बिके, और वो हथियार यूक्रेन को मुफ्त में नहीं दे रहा है। अगर अमेरिका चाहता तो सीधे यूक्रेन की मदद करने के लिए रूस में अपनी सेना भेज सकता था, जैसा कि उसने अफगानिस्तान में किया, इराक में किया, यूक्रेन को हो चाहे वो फिर इजराइल को देने पड़े, अमेरिका काम तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन एक चीज
पंकज जी, ये भी है कि नेटो तो रूस के आसपास पहुंच चुका है। स्वीडन की बात करें, फिनलैंड की बात करें, कई देश जो हैं वो रूस के साथ साझा करते हैं और वो अब नेटो का सदस्य हैं। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के पार जो है एक और बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दा रूस और चीन का ही है, लेकिन क्या रूस जो है अपने दोस्त चीन पर भी भरोसा नहीं करता है? इसको समझना होगा। इसके पीछे का कारण क्या है, वो ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो रूस चीन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के गैस भरे इलाके पर चीन की नजर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। रूस की खुफिया दस्तावेज लीक में खुलासा। चीन से जंग के लिए तैयार रहती है रूसी सेना। चीन के खिलाफ परमाणु के इस्तेमाल की भी इन दस्तावेजों में बात की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के गैस भरे इलाके पर चीन की नजर। बड़ी खबर, रूस की खुफिया दस्तावेज लीक में खुलासा। चीन से जंग के लिए तैयार रहती है रूसी सेना। चीन के खिलाफ परमाणु के इस्तेमाल की भी बात इन खुफिया दस्तावेजों में की गई है। रूस के गैस भरे इलाके पर चीन की नजर। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से मैं जानकारी आपको दे दूं और उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे समझने के लिए। हर एंगल से चीजों को समझेंगे। ड्रैगन पर पुतिन को नहीं भरोसा। 2008 से 2014 रूस का युद्ध प्लान लीक हुआ। चीन रूस की फार ईस्ट इलाके पर कब्जा करेगा, इसके अंदर कहा गया है। साइबेरिया और यूराल इलाके से हमला करेगा चीन। बढ़ती आबादी को साइबेरिया में बसाना चाहेगा चीन। तेल और गैस के अरबों डॉलर के भंडार यहां पे मौजूद हैं। चीन के खिलाफ रूस की युद्ध रणनीति तैयार। यूक्रेन युद्ध से पहले का यह पूरा प्लान है, लेकिन क्या अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, ये राजन कोचर सर से समझेंगे। रूस के घटते प्रभाव का चीन फायदा उठाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, 1969 में 3 महीने तक रूस और चीन के बीच एक जंग भी हुई है। तो चीन को रोकने के लिए न्यूक्लियर हथियार, यह भी कहा गया है। चीन के साथ युद्ध में 3 एयरफील्ड तबाह हो सकते हैं। न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियां 30% तबाह हो सकती हैं। लेकिन रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल उसके बाद भी कर सकता है कि कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, कहा तो जाता है कि ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, नो लिमिट फ्रेंडशिप है, लेकिन इसके पीछे का सच ये भी है कि दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। देखिए राजेश जी, आपने 1969 में जो वसूली रिवर में जो डमनस्की का एरिया आइलैंड है, वहां पे 5-6 महीने की लड़ाई चली थी उस टाइम पे भी, और काफी रूसी सोल्जर उस लड़ाई में भी मारे गए थे। और इससे पहले भी 1929 में भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था रशिया और या सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इतने अच्छे रिलेशंस इनके थे नहीं, और एक मिसट्रस्ट हमेशा रहा है। बिकॉज चाइना की फितरत ये रही कि चाइना कैन नेवर बी ट्रस्टेड। और अभी भी हम देख रहे हैं कि अगर ये दोनों देश साथ आ चुके हैं, इसका एक कॉमन डिनोमिनेटर है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिकॉज आज चाइना को मैक्सिमम थ्रेट कहां से? यूएसए से। रशिया को मैक्सिमम थ्रेट कहां से है? यूएसए से। तो यूएसए और नेटो को काउंटर करने के लिए आपने इसको देखा होगा कि एक अभी इस पोलराइजेशन हो चुकी है, जिसमें नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, टर्की
और ईरान। तो ये ऐसे जी देश मिल चुके हैं और आपस में एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं और एक रशिया को मैसेज भी दे रहे हैं। आपको याद होगा कि क्वाड का इसको यूएस ने एक्चुअली गठन किया, उसके बाद ऑकस का किया, तो वो एक डायरेक्ट चाइना को थ्रेट है इस चीज की। और जी और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि इस टाइप की अलायंसेस बन रही है। अभी आप ब्रिक्स को भी देख लीजिए, एक काउंटर है इसको G7 के लिए, और ब्रिक्स में रशिया भी है और चाइना भी है, और इसको एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है। जी तो मुझे अभी हाल फिलहाल नहीं लगता है कि चाइना कुछ ऐसी हरकत करेगा, पर आप हम फौज में रह के हमको इतना एक्चुअली पता है कि कोई भी फौज अपने हरेक कंटिजेंसी का ऑपरेशन प्लान बना के रखती है। वो उसको एग्जीक्यूट करे ना करे वो दूसरी बात है, पर ऑपरेशन प्लान आपका जी जो बना हुआ है, और ये जो लीक हुआ है, जो रिपोर्ट लीक हुई है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि चाइना ने अपना एक ऑपरेशन प्लान बना रखा है। अब उसको एग्जीक्यूट, इसको करना ना करना वो दूसरी बात है। बिकॉज कल कोई ऐसी सिचुएशन आती ठीक है है सर, जिसमें चाइना वो दूसरी एडवांटेज ले बात है, सकता है क्योंकि उस मैं आता हूं सिचुएशन सर का। आपके पास। कर्नल हाँ। एसएस पठानिया सर, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। ठीक है सर, मैं आऊंगा सर आपके पास। कर्नल एसएस पठानिया, जो पॉइंट मुझे अब समझना है, व्लादिवोस्तोक को लेकर भी बीच में बहुत चर्चा चली थी। भारत एक स्मार्ट सिटी भी की बात चल रही है कि भारत वहां पर बसाएगा, लेकिन किस प्रकार से इन दोनों देशों के संबंधों को देखा जाए? जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि रूस जितना कमजोर होगा उतना ही वो चीन जो है उतना ही मजबूत होगा, और एक वक्त में जूनियर पार्टनर जो है वो रूस बन जाएगा, और उसका साइड इफेक्ट रूस की जमीन पर भी हो सकता है। क्या ये जो रिपोर्ट है कुछ उसी तरफ इशारा भी कर रही है कि रूस की कमजोरी का फायदा बीजिंग उठाना चाहेगा आने वाले वक्त में? जी पठानिया सर, चलिए शायद आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। पंकज श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जी, आपसे समझना चाहूंगा यह सेम सवाल। व्लादिवोस्तोक को लेकर लंबी बातचीत भी हुई भारत और रूस की बीच में, ऐसी खबरें भी आई कि भारत वहां पर एक पहल कर सकता है। किस प्रकार से हम मौजूदा हालात को देखें रूस और चीन को लेकर? इस पूरी बात को समझने के लिए हमें पहले ये समझना जरूरी है कि रूस और चीन अभी जो साथ आए हुए हैं, इनका जो कॉमन दुश्मन है नाटो और अमेरिका है, जैसे बताया जा चुका है। और अगर आज की तारीख में रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं हो रहा है और वेस्ट जो है रूस को बोले कि ठीक है आप हमारे साथ आ जाइए, आज की तारीख में रूस तुरंत, मतलब 5 मिनट का समय नहीं लगाएगा चीन का साथ छोड़ने में। इट्स अ मैरिज बाय कंपल्शन बिटवीन रशिया एंड चाइना। रूस रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता है चीन के ऊपर। और जो व्लादिवोस्तोक में इंडिया के स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है, इससे भी पहले अभी कुछ समय पहले जो खबर आई थी कि 1 लाख मजदूर जो है श्रमिक हमारे यहां से जाएंगे इजराइल, उससे भी पहले एक खबर आई थी कि 1 लाख जो श्रमिक है वो रूस जाएंगे, क्योंकि रूस का जो साइबेरिया का इलाका है, जहां पर अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी कि चीन अपनी भारी आबादी को साइबेरिया में बसाना चाहता है। मैं जानता हूं चीनियों को, क्योंकि मैं वहां 8 वर्षों तक रह करके वहां के सरकारी रेडियो में काम कर चुका हूं। चीनी लोग, उनका जो डीएनए है, उनका शरीर की संरचना है, वो ना तो ज्यादा सर्दी सह सकते हैं ना ज्यादा गर्मी सह सकते हैं। और जिनके पूर्वजों ने, जिनके बाप दादों ने रशिया में, साइबेरिया में वो जो रोड ऑफ बोन्स बनाई थी, जिसे रोड ऑफ बोन्स बोला जाता है, वहां जो लोग मर जाते थे सड़क बनाते बनाते, उनकी हड्डियों को भी सड़क के नीचे दफना दिया जाता था और उसके ऊपर सड़क बना दी जाती थी। उसमें बहुत सारे चीनियों के बाप दादा गए थे वहां पर।
तो वो जो बच के आ गए वहां, वो बताते हैं कि आदमी नरक में भी चला जाए लेकिन साइबेरिया में कभी बसने नहीं जाए। तो चीनियों की फर्स्ट क्या लास्ट चॉइस भी साइबेरिया में बसने की कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि -19 डिग्री का टेम्परेचर मैंने सहा है बीजिंग में रहते हुए, मुझे मालूम है -19 डिग्री क्या होता है। तो वहां पर तो -55 और 60 डिग्री टेम्परेचर सर्दियों में आम बात होती है, और परमाफ्रॉस्ट इलाके में 10 महीने की सर्दी पड़ना वो बहुत मुश्किल है झेलना वहां पर। रही बात व्लादिवोस्तोक में भारत के शहर बनाने की, देखिए ये बात ओपन सीक्रेट है जी कि भारत से अच्छी तकनीक चीन के पास है स्मार्ट सिटी बसाने की, लेकिन रूस ने भारत को ही क्यों बोला? इसके पीछे रणनीतिक वजह यह है, रूस चीन को ये दिखाना चाहता है भले ही हमारे चीन के साथ करार अच्छे हैं, लेकिन भारत हमारा अच्छा दोस्त है और भारत के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। रूस का भरोसा है भारत के ऊपर, जो भारत की तकनीक को वो ला रहा है व्लादिवोस्तोक में एक स्मार्ट सिटी बसाने के लिए। व्लादिवोस्तोक के पास एक जी। शहर है खबरोवोस, जो और कि ये टाइम एक ट्रस्टेड भी छोटा है सा सर, शहर माफी है। चाहूंगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। पंकज जी माफी चाहूंगा, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार बात हम क्वेड को लेकर करेंगे। क्वेड का एक मुद्दा बड़ा अहम है जिस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, लेकिन वो जापान नहीं जाते, वो भारत नहीं आते। क्वेड के 4 देशों में से 2 का दौरा कर चुके हैं, लेकिन 2 को वो नजरअंदाज भी कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है समझेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे चीनी विदेश मंत्री। बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे वांगी। अमेरिका की यात्रा पर भी जा चुके हैं वांगी। क्या क्वेड को टारगेट करना चाहता है चीन? यह बड़ा अहम पॉइंट है जिस पे मैं बात करूंगा एक्सपर्ट्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे जाएंगे चीनी विदेश मंत्री। ऑस्ट्रेलिया की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे वांगी। अमेरिका की यात्रा पर भी जा चुके हैं वांगी। क्या क्वेड को टारगेट करना चाहता है चीन? ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से चीजों को समझ लेते हैं और उसके बाद सीधा मेजर जनरल राजन कोचर सर के पास हम चलते हैं। ड्रैगन के निशाने पर क्वेड। अक्टूबर 2023 अमेरिका के दौरे पर वांगी गए, वहां पर उनकी मुलाकात एंटोनी ब्लिंकन से हुई। उसके बाद शी जिनपिंग ने भी अमेरिका की यात्रा की, वहां पे बाइडेन से मुलाकात हुई। मार्च 2024 ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वांगी जाएंगे। भारत जापान जाने से परहेज क्यों, यह समझना होगा। भारत जापान के साथ चीन का चल रहा विवाद, वांगी को ऑस्ट्रेलिया ने दिया है न्योता। ऑस्ट्रेलिया चीन के बीच चल रहा है तनाव, व्यापार और चीनी नीतियों से नाराज ऑस्ट्रेलिया। प्रशांत महासागर में चीन चाहता है दबदबा और इस वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है। लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर सर, मेरा जो पॉइंट था जिसे मैं समझना भी चाहता हूं कि हाल ही में 2023 में जो क्वाड समिट होनी थी वो कैंसिल हो गई, लेकिन चीन के विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं, एंटोनी ब्लिंकन से भी मिलते हैं। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जाते हैं, बाइडेन से भी मुलाकात होती है। लेकिन क्वेड का एक और देश, महत्वपूर्ण देश ऑस्ट्रेलिया, उसका दौरा भी अब करने वाले हैं वांगी। वाकई में क्वेड में सब कुछ ठीक है, क्योंकि जो समिट होनी थी 2023 में वो हो नहीं पाई। सब कुछ ठीक है सर? क्वाड में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बिकॉज जो भी डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहा है, आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, यूएसए की बात करें और इंडिया की बात करें, उसमें चल रहा है। बट हाल ही में जो यूएस एम्बेसडर है इंडिया में, एरिक गारसेटी, जयपुर लिटरली फेस्टिवल में एक स्टेटमेंट दिया था दैट इंडिया हैज टू बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर क्वाड, बिकॉज अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत क्वाड में इतना फोर्सफुली एक्शन अपने नहीं ले रहा। पहली चीज। दूसरी, आप
देखेंगे कि नवंबर में लास्ट ईयर जो एल्बनीज थे, जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, वो चाइना का दौरा किया था। और जी अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया भी काफी वनरेबल है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसी डिफेंस फोर्सेस नहीं है कि वो अपनी ताकत इतनी नहीं है चीन के मुताबिक, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक में तनाव नहीं चाहता है। और हमने ये इसको देखा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिजाइन्स हैं, और जो जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स काम करता है, वो एक ट्रस्टफुल पार्टनर नहीं हो सकता है। और ये भारत ने भी देखा है और बाकी देशों ने भी देखा है। और जापान की बात रही, जापान और चीन के बीच में फॉरेन और जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो इतने अच्छे नहीं है। और आपने अभी जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जो है, अभी आपने देखा है कि जापान ने एक अपनी एक नई एक पॉलिसी का गठन किया है, जिसमें ऑफेंसिव इक्विपमेंट वो इसको ले रहा है अमेरिका से, अपने आप को मजबूत कर रहा है चाइना के खिलाफ। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं चाइना के जापान के साथ और इंडिया के साथ, यही इसको रीजन है कि वो जापान का और इंडिया का दौरा नहीं कर रहे हैं, बाकी और कोई रीजन नहीं है। और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो एक्चुअली समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है कि जिसके साथ उनको कुछ ना कुछ नरमी रिलेशन में हासिल हो पाएगी, जिससे क्वाड का इम्पैक्ट थोड़ा कम किया जा सकता है। ये एक मेरी एक्चुअली रीडिंग है, इसको पंकज जी अच्छी तरीके से बता पाएंगे, बिकॉज ये एक फॉरेन अफेयर्स का एक्चुअली कोशिश हो रही है। सर समय थोड़ा सा कम होता जा रहा है, माफी चाहूंगा, लेकिन पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, किस प्रकार से हम इस यात्रा को देखें, वांगी की यात्रा, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच भी मतभेद कम नहीं है। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया लगातार अमेरिका से अब वेपन खरीद रहा है, सबमरीन खरीद रहा है और दूसरे विमान, दूसरी मिसाइलें खरीद रहा है, वो बताने के लिए काफी है कि ऑस्ट्रेलिया भी चिंतित है चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर। लेकिन यह यात्रा किस मकसद से, क्या दाल में कुछ काला है या कुछ और है? यात्रा होने वाली वांग यी की, चीनी विदेश मंत्री वांग यी की ऑस्ट्रेलिया को, तो इसके पीछे रणनीतिक महत्व जरूर है, लेकिन रणनीतिक महत्व से ज्यादा आर्थिक महत्व भी है। अगर हम देखें, अभी चीन ने, जो कि बड़ा ही सख्त देश माना जाता है, उसने चीनी मूल की जो ऑस्ट्रेलियाई लेखक थी यांग हंचुन, उसे मौत की सजा तक देने की बात चल रही थी, उसे भी छोड़ा जा रहा है। और उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री हैं पेनी वॉन्ग, वो भी चीनी मूल की हैं, तो उन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाई है। दूसरी बात यह है कि जो पहले इनकी जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो जो ऑस्ट्रेलिया ने चीन के वुहान से जो कोरोना वायरस निकला था, उसकी जांच अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक दल से कराने की बात की थी। वहां से चीन नाराज होना शुरू हुआ था, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो वाइन है, बीफ है, उसके बाद आपका टूरिज्म है, फिर स्टूडेंट्स हैं, जो चीनी स्टूडेंट्स चाहे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आते हैं, इसके अलावा जो कोयला ऑस्ट्रेलिया का जाता है चीन में, इन सब पर चीन ने बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हो रहा था, और ऑस्ट्रेलिया को यह भी नुकसान हो रहा था कि चीनी विद्यार्थी पढ़ने नहीं आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसे $27.5 अरब का ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हो रहा था, अमेरिकी डॉलर का। तो एक तरफ ये नुकसान हो रहा था, दूसरी तरफ चीन को ये नुकसान हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से उसे जौ मिल रहा था, जौ जिससे कि वो बियर बनाता है चीन, बीफ है, गेहूं है, कोयला है, ये सब बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इन सारी चीजों के प्रचुर भंडार है जी। और उनका जो बहुत बड़ा खरीदार है वो चीन है। इतनी बड़ी मात्रा में खरीदार भारत भी नहीं है ऑस्ट्रेलियाई सामान का। तो
ये एक मैरिज बाय कंपल्शन भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है चीन के दक्षिणी जो पैसिफिक सी है इसमें बढ़त को अच्छा नहीं मानता है, और इसे लेकर के ऑस्ट्रेलिया भी अब बहुत ही ऑफेंसिव होने जा रहा है, और इसी वजह से जी अमेरिका से हथियारों की खरीद कर रहा है वो। तो दोनों ही देश अपने तनाव भरे रिश्तों को मेलो डाउन करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए ये रिश्ते कर रहे हैं और रिश्ते बना रहे हैं, और दूसरा आर्थिक महत्व को भी देख करके ये दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इतना बड़ा बाजार अपने उत्पादों का कहीं नहीं मिलेगा, और चीन को इतने सस्ते में, अगर अफ्रीका से भी ये सारे सामान वो लेता है, अफ्रीका के अलग अलग देशों से चीन लेता है, तो भी वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ज्यादा आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले सामान से कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा जी चीन को। तो इसलिए मजबूरी में ये दोनों देश एक साथ आ रहे हैं। और रही बात क्वाड की, तो ऑस्ट्रेलिया चीन जो ये है जापान और भारत आने का एक कोई साथ आ रहे उसने हैं, मौका यानी कि छोड़ा नहीं। आर्थिक हित इस हमारे बीच में वक्त 21 दोनों के दौर लिए की बात ज्यादा हो चुकी जरूरी है। और समय का बावजूद थोड़ा सा वहां अभाव है पंकज जी, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल राजन कोचर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल एस पठानिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पंकज श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो रूस और चीन के रिश्तों को लेकर हम बात कर रहे थे। सच्चाई यही है कि आज बेशक दोनों साथ में हों, लेकिन एक तस्वीर का पहलू यह भी है कि रूस चीन पे भरोसा नहीं करता, वो अपने लिए चीन को एक बड़ा खतरा मानता है। यही कारण है कि वो चीन के लिहाज से भी अपनी जंगी तैयारियों को जारी रखता है। तो आज डिफेंस स्पेशल में इतना ही।